Assalamu alaikum. This is our second class for work, energy, and power. This is a second class for that for paper one questions. Last time हमने यहाँ तक कुछ questions करे थे जो आपको भी screen पे भी दिख रहे हैं. We are starting from this question 181. A hydroelectric power station uses the gravitational potential energy of water. Gravitational potential energy of water to generate electrical energy at one particular power station. The mass of water flowing per unit time is 1.5 times 10 power 5 kg per second. It's a rate of flow of mass. Na? Water flow falls through a vertical height of 120. The electrical power generated is 100 megawatt. What is the efficiency of the power plant? देखो जो एफिशिएंसी होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होती है. हमें ये तो बता रहे वो कि जो पावर जनरेट हुई है वो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको मैं लूंगा आउटपुट. अब अगर मुझे आउटपुट पता है तो मुझे इनपुट चाहिए. अब इनपुट का मतलब है बेसिकली इनपुट का मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी. अब पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम. चूंकि पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है तो mgh अपॉन टी. अब इसमें जो m अपॉन टी है उसको मैं अलग रख लेता हूं, m अपॉन टी इंटू जी इंटू एच. वो इसलिए कि मुझे m अपॉन टी दिया हुआ है, g की वैल्यू आपको पता है और हाइट मुझे दी हुई है. जो हाइट की वैल्यू है वो 120 है. ये सारी वैल्यूज इसमें प्लग इन करो. ये जो सारी वैल्यूज हैं इसमें प्लग इन करो और सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो. तो m अपॉन टी की जगह आएगा 1.5 टाइम्स 10 पावर 5, फिर 9.81, फिर 120. ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो और पुट करके फिर मुझे सॉल्व करके बताओ. कैलकुलेशन करो और आंसर बताना मुझे. हाँ, मुमताज अगर तुमने सॉल्व किया हो तो मुझे बताना और आंसर चेक करके आंसर का बताओ क्या आ रहा है अगर इस कैलकुलेशन करें. 1.7 इंटू 10⁻⁸ 8. और इसको फिर मेगावाट में कन्वर्ट कर लेते हैं. लेट्स डिवाइड इट.
अब ये इनपुट है, इनपुट और आउटपुट का रेशो बनाओ। 170, तुमने 170 कैसे की? ये पावर 6 है, पावर 8? अच्छा, तुमने उसको वो कर दिया, सही से, ठीक है। अब इसकी वो करो, एफिशिएंसी बनाओ। ये वाली वर्किंग कर लो। डिवाइड करके परसेंटेज बना दो। फिफ्टी सेवन आ रहे, 57, ठीक है। A trolley runs from P to Q along a track at Q. Its potential energy is 50 kilojoule less than at P. तो अगर हम इसको P और Q से कंपेयर करें तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 50 किलोजूल कम है। फिफ्टी 50 किलो जूल जो है वो ड्रॉप हुआ है, और इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फर्क होगा, और ज़ाहिर है ये काइनेटिक एनर्जी को मिल जाएगा। द एट P द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली इज 5 किलो जूल। P पर काइनेटिक एनर्जी रख लेते हैं, सवाल में दी हुई है 5। Between P and Q, the trolley does 10 kilojoule of work against friction. 10 किलोजूल चला गया फ्रिक्शन में। अब व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली एट Q? तो ये उसी तरह करो कि भाई काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और ये जब वापस आएगा ऊपर तो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो डेल्टा ईपी है वो 50 किलो जूल है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है। डेल्टा ईपी 50 किलो जूल है। हमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दिया हुआ है, ये हमारा है डेल्टा डब्ल्यू, और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। अब हमें पता ये चलाना है कि काइनेटिक एनर्जी क्यू पे कितनी है। हम वही काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसको रखकर फिर सॉल्व कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी का सॉरी, पोटेंशियल का लॉस होगा, काइनेटिक का गेन होगा, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा। तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे बनाऊं? लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। लॉस इन पोटेंशियल है 50, गेन इन काइनेटिक मुझे नहीं पता, और वर्क डन जो है वो है 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 40। 40 का चेंज है। अब अगर चेंज 40 है और शुरू में 5 था तो अब कितना हो जाएगी स्पीड?
ये है 45 किलो जूल। अब देखो, द फोर्स डायग्राम शोज एन एयरक्राफ्ट एक्सेलरेटिंग at the instant shown. The velocity of the aircraft is 40 meter per second, at which rate is its kinetic energy increasing. हमें एरोप्लेन की वेलोसिटी भी दी हुई है, सारी फोर्सेस दिखाई हुई हैं। एक्सेलरेटिंग का मतलब है कि फॉरवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन बैकवर्ड फोर्स। ऊपर नीचे की फोर्सेस तो बराबर है, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स तो बराबर है। यहां जो फोर्स लग रही है 500 किलो न्यूटन, ये फॉरवर्ड फोर्स है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज इट्स काइनेटिक एट विच रेट। अब जब रेट आता है एनर्जी के साथ, तो उसका मतलब असल में मैंने बताया था पिछली क्लास में, वो पावर होता है। तो अगर मैं ये वाली फोर्स लेता हूं, तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने करवाया था पावर अपॉन वेलोसिटी। जो बैकवर्ड फोर्स है वो 200 किलो न्यूटन है, वो मैंने बैकवर्ड फोर्स शो कर दी। अब एट द इंस्टेंट शोन उसकी वेलोसिटी दी हुई है। अब ये आपको जब फॉर्मूला बनाओगे तो ऊपर नीचे फोर्सेस तो वैसे ही कैंसिल हो रही हैं। तो अब आप क्या करोगे कि P अपॉन V इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन, और मुझे V दिया हुआ 40। इसकी पावर निकालो, और जो आंसर आए ना उसको फिर डिवाइड बाय 10 पावर 6 भी कर लेंगे, क्योंकि ये मेगावाट में आंसर मांग रहे हैं। तो ये वाली कैलकुलेशन करो और मुझे बताना। वो जो फोर्स है वो फॉरवर्ड है 500। रिजल्टेंट फोर्स आपकी जो है, रिजल्टेंट फोर्स है फॉरवर्ड 500 है, बैकवर्ड 200 है। अच्छा, मैंने 200 ले लिया, सही है सही है सही है। वो फॉर्मूला ऐसे लगेगा कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स, और ग्रेटर फोर्स में ये आ जाएगा। जो फॉर्मूला है P अपॉन V, उसमें जो फोर्स डलती है वो हमेशा ड्राइविंग फोर्स होती है। आंसर आ रहा है C।
अच्छा, जिन लोगों ने सॉल्व किया बताइएगा उन्होंने क्या मास कैलकुलेट किया है इसमें, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ma, और क्या एक्सेलरेशन निकाला है या डायरेक्ट निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर हम रिजल्टेंट फोर्स से निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स है 300, 500 और 200 का फर्क है। मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ फिलहाल एक डिस्कशन करने के लिए, और इसको रखकर आप ए निकाल सकते हो। और फिर आप वो फॉर्मूला लगा दो, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। एक तरीका ये, इसका जो आंसर आ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो सी आ रहा है, मेगा वॉट में, सॉरी। Power is transferred through a machine as shown. What is the efficiency of the machine? अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है एफिशिएंसी का, आउटपुट अपॉन इनपुट। हमें पावर आउटपुट तो सीधा सीधा दिया हुआ है और इनपुट भी दिया हुआ है। तो 178 वाला जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ। A ball slides down a curved track as shown. Point X is at a height of 0.40 meter above point Y. The speed of the ball at point X is 2.5 meter per second. यहाँ पर जो speed है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शनल फोर्सेस को कह रहे हटा दो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल एट पॉइंट वाई? यहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी बढ़ने जा रही है क्योंकि नीचे आ रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, एग्जामिनर को बोलोगे लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। तो एम जी डेल्टा एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है नहीं, तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, जी रख देंगे, और उसके साथ हाइट है 0.4 वो रख देता हूं, और हाफ, फिर वेलोसिटी v माइनस यू स्क्वायर है ना, तो v मुझे नहीं पता,
और 2.5 मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है। ये रखकर सॉल्व करो और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है v। सॉल्व करो और इसका आंसर बताना मुझे। A ball is dropped from rest and falls towards the ground. Air resistance is negligible. Which graph shows the variation with the speed of the height of the ball above the ground? अब ये बेसिकली कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक आएगा। वाई एक्सिस पे रख रहा है हाइट और एक्स एक्सिस पे रख रहा है वी। तो अगर बॉल का केस ये है फ्रॉम रेस्ट है, तो फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहां पर भी वही लॉजिक लगेगी, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, नीचे आ रहा है ना, गेन ऐसे आएगा। अब इसमें हमें ख्याल रखिएगा ग्राफ पे काम करना है, तो अब m तो यहां भी कट जाएगा, g तो कांस्टेंट है, y एक्सिस पे हाइट है और u 0 है, तो u को मैं 0 कर देता हूं, तो ये बन जाएगा डेल्टा h इंटू जी इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। देखो g और हाफ तो कांस्टेंट है, तो अब इक्वेशन कैसे बन रही है, डेल्टा h इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, लेकिन v पे स्क्वायर है। मैंने जो स्केचेस क्लास में बनवाए थे आप उसको देखेंगे तो उसमें मैंने समझाया था कि जो स्केचेस होते हैं ना उसमें ये देखना होता है कि आपके पास फंक्शन कौन सा है। अब देखो इसमें स्ट्रेट लाइन तो मुश्किल है, स्क्वायर फंक्शन है। अब इसमें दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, ए और बी तो मुश्किल है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइंस है, जबकि हमें तो कर्व बनाने को बोला गया है, तो ए और बी तो मुश्किल है। अब सी और डी में टाई है। सी का मतलब है कि हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, ठीक है, और दोनों हो सकते हैं, दोनों कर्व है ना, और वी स्क्वायर ये कह रहा है कि आपको वो वाला ऑप्शन लेना है जिसमें कर्व हो, तो दैट मेक सेंस। अब सी और डी में क्या फर्क है, सी का मतलब है हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और डी का मतलब है कि हाइट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसने बोला है हाइट ऑफ द बॉल अबव द ग्राउंड, तो जब बॉल नीचे आ रही होगी तो उसकी हाइट ग्राउंड से अगर मैं लेता हूं, अगर मैं हाइट को ग्राउंड से लेता हूं तो हाइट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी या कम होगी, बॉल नीचे आ रही है, बॉल नीचे आ रही है तो हाइट, इसका मतलब है कि हाइट कम हो रही है और डी का मतलब है हाइट बढ़ रही है, कम होगी। तो अगर मुमताज कम हो रही है तो फिर हमें आंसर लेना होगा सी।
जाहिर सी बात है, उसने असल में इन सवालों में एक ही तरीका है जो समझना चाहिए कि एमसीक्यूज में जो एग्जामिनर जुमला सेंटेंस सेट कर दे उसी को क्राइटेरिया बनाओ, वरना जाहिर है जो बात आप कह रही हो वो उसमें भी वेटेज है कि भाई नीचे आते वक्त या ऊपर जाते वक्त हाइट तो एक नंबर है ना। तो एग्जामिनर ने आपको बोला है, देखो जो एग्जामिनर है उसने आपको बोल दिया है कि वो हाइट अबव द ग्राउंड है। तो अगर हाइट अबव द ग्राउंड है तो नीचे आते वक्त फिर हाइट कम होती जाएगी। तो ये सारा उस सेंटेंस का गेम होगा पेपर में जो एग्जामिनर ने लिखा होगा। यहाँ एग्जामिनर ने लिखा हुआ था, गौर से देखो, हाइट ऑफ द बॉल अबव द ग्राउंड। चलो, अ सिलेंडर इज हीटेड causing the air inside to expand at a constant pressure of this much Pascal. ये है work done by a gas. ये है वर्क डन बाय अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका फॉर्मूला मैंने कल रिवाइज करवाया था, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये इसका फॉर्मूला है। हमें प्रेशर दिया हुआ है, हमें ये वाला डिस्टेंस दिया है और 11 किलो जूल ऑफ वर्क है। अच्छा, अब हम करते क्या है कि हमें वर्क डन तो दिया हुआ है 11 किलो जूल, तो वो मैं यहां रख देता हूं 11 इंटू 10 टू द पावर 3। प्रेशर दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁵ वो रख देता हूं, और इसको रख के ना मैं डेल्टा वी निकाल लेता हूं। हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट होता है। मुझे एरिया निकालना है तो एरिया होगा वॉल्यूम अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तुम लोग पहले डेल्टा वी निकालो, डेल्टा वी को रखो, डी को रखो और क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल दो। फ्रिक्शनल फोर्सेस उसने पहले ही नेग्लेक्ट करवा दी हैं। ये वर्किंग करो और आंसर निकाल के दो। अच्छा, आंसर एक सजेस्ट हो रहा है डी। मुमताज, आप भी अपना फीडबैक दे दो। पहले डेल्टा वी निकाल लेते हैं और डेल्टा वी निकाल के यहां रख देंगे, डी की वैल्यू यहां रखेंगे और सॉल्व कर दें। An escalator in an underground station has 25 people standing on it and is moving with a speed of 4.3. The average mass of a person is 78. 25 लोग हैं. And the angle of escalator to the horizontal is 40 degree. तो ये ऐसे जा रहा है यूं, और ये एंगल दिया हुआ है मुझे 40 डिग्री। What is the minimum power required to lift these people?
अब अगर मैं एस्किल अंडरग्राउंड स्टेशन यहां पर मैं ऐसे रख लूं इसको, और ये उन लोगों का वेट आ जाए mg, तो अगर मैं इसको इंक्लाइन प्लेन से सॉल्व करता हूं, ये हमसे मांग रहा है पावर। तो ऊपर की तरफ अगर ये फोर्स है F इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली फोर्स है, मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूं। ये मैंने सारे रेजोल्यूशन कर दिए ना नीचे की तरफ। और वो है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का देख लेते, फ्रिक्शन का क्या कह रहे हैं। अच्छा, फ्रिक्शन का कुछ नहीं कह रहा। स्पीड 4.3 की वैल्यू पर है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एक ही स्पीड पे जा रहा है। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए यही करता है कि हम इसके ना अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स कर देते हैं। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो। मास का ये करना पड़ेगा कि 25 इंटू 78 इंटू 9.81 और 4.3। सॉल्व करो और देखो आंसर क्या आता है। आंसर आए तो बताओ। जल्दी। ठीक है, एक आंसर आ रहा है इसमें सी, बाकी मुमताज आप भी कंफर्म करो। गुड।
अब इसका जो आंसर आपने कंपेयर कर लिया, लेट मी स्टार्ट द ऐप अगेन, इट्स क्रैशिंग। देखो, a block of weight 80 Newton is pushed a distance of 60 centimeter up a slope inclined at 30 degree to the horizontal. There is a frictional force of 25 Newton between the block and the surface of the slope. Angle दिया हुआ है. What is the work done against gravitational force and the work done against the frictional force? दोनों के against work done चाहिए. अब यहाँ करना ये चाहिए कि हम ये देख लें कि हाइट कितनी है, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh. अब हमें हाइट नहीं पता, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो पता है 60 सेंटीमीटर. तो अगर ये ऊपर गया है 60 सेंटीमीटर तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे करके. ट्रिग्नोमेट्री जो उस दिन मैं क्लास में भी समझा रहा था, ये मिड टर्म में भी मसला हुआ था कि लोग ट्रिग्नोमेट्री अक्सर यूज नहीं करते. अब इसमें मुझे ये पता करना है कि हाइट क्या होगी. जाहिर है इसमें मैं साइन थीटा लगा लेता हूं. साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. इससे हाइट निकल आएगी 60 इंटू साइन 30, तो हाइट निकल आएगी 30 सेंटीमीटर. अब तुम इसको रखो, इसका वेट दिया हुआ है 80, मतलब एक तरह से हमें पूरा mg दिया हुआ है. तो मैं रख देता हूं 80 और उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 30 अपॉन 100 से. ये से आ जाएगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. ये वाली कैलकुलेशन पहले कर दो. इससे जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो 24 है, क्योंकि 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा. 24 जूल आ रहा है. तो इससे तो ये दो ऑप्शन तो हट गए, अब ये दो रह गए. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फ्रिक्शन मुझे दी हुई है, फ्रिक्शन दी हुई है 25 इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ये 60. तो अगर मैं इसको लगाता हूं, ये वाली कैलकुलेशन देखो और ये करके दो. चले बस फिर इसको इतना रखते हैं आज का काम. जैसे हमने कहा था कि हमारी एमसीक्यूज और ये पास पेपर की क्लासेस 45 मिनट तक होती हैं. पर्पस ये होता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, फिर हम इंशाल्लाह जो हमारी कैंपस पे एक्स्ट्रा क्लास हो रही होती थी वो भी शुरू करूंगा मैं इंशाल्लाह. पर्पस ये है कि साथ साथ ये टॉपिक्स निपटाते जाएं. टॉपिकल स्ट्रेंथ जितनी आप अच्छी कर लेते हो, आप उसमें जितने पास पेपर टॉपिकल कर लोगे, वो फिर आखिर में ईयरली पे लोड खत्म हो जाता है और टॉपिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. सो इट्स अप टू हियर, और हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे.